नमस्कार साथियों, आज बहुत दुखी मन से आपके साथ जुड़ रही हूं क्योंकि दो विषयों के बारे में आपसे बात करना चाहती हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला विषय है हमारे जो गेस्ट यानी कि अतिथि शिक्षक हैं, कल वे कार्य बहिष्कार करेंगे। क्यों करेंगे कार्य बहिष्कार, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। आप लोगों ने चुनी थी इस सरकार को। क्यों चुनी थी? क्योंकि इन्होंने जो वादे किए थे उस पर आपको भरोसा था कि ये उन वादों को पूरा करेंगे। यदि इन्होंने वादे पूरे नहीं किए तो क्या आप इनका बहिष्कार करेंगे? और केवल बहिष्कार नहीं, क्या आप लोगों को जागरूक करेंगे कि कभी भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा ना किया जाए? क्योंकि जो ये कहते हैं वो करते नहीं, और जो ये कहते नहीं वो करते हैं, जो बताते हैं। जैसे आपने देखा नोटबंदी करके आपको कैसे सड़कों पे लाइनों में खड़ा करा, किस तरह से आपको कहा कि काला धन आएगा, आपके पास धन ही धन हो जाएगा, आपके पास बहुत पैसा आ जाएगा। और कोरोना काल इन्हीं के समय पे आया। याद करिए उस समय को, जिस व्यक्ति के नाम पे आपने वोट दिया। और जानते हैं क्यों दिया? मैं उत्तराखंड वासियों को एक चीज अवश्य कहना चाहती हूं। मैं हमेशा समझती हूं कि हम लोग जागरूक लोग हैं। हम उत्तराखंडी देश में लोगों को राह दिखा सकते हैं। हम उत्तराखंडी पढ़े लिखे होते हैं, हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई का महत्व बहुत ज्यादा होता है। फिर भी धर्म के नाम पे बटे ना हम। क्या धर्म हमें आगे पहुंचाएगा? क्या धर्म आपको आगे पहुंचाएगा? या धर्म से जो प्यार सिखाया जाता है, धर्म में अपने धर्म की रक्षा और सुरक्षा की जो बात ये लोग बताते हैं, क्या उससे आगे बढ़ाएंगे? या आपका धर्म सुरक्षित है? इतनी सेंचुरीज बीत गई। हमारा धर्म जो है सबसे पुराना धर्म है, हमारी संस्कृति सबसे पुरानी संस्कृति है। क्या कोई उसका नुकसान कर पाया? आज नहीं कर पाया। तो आपने इनकी बातों को क्यों माना? जब ये आपके ऊपर सवाल उठाते राष्ट्रवादी होने का, जानते हैं कि उत्तराखंड के घर घर से एक व्यक्ति तो कम से कम होता है जो फौज में जाता है। मगर अब ये सेना में भी भर्तियां कम कर रहे हैं। और जनरल बिपिन रावत जो हमारे उत्तराखंड से गए हैं, मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि हमारे उत्तराखंड से वो गए हैं, और आज उन्होंने जो कहा है उसकी खबर मैंने पढ़ी कि किस प्रकार से सेना में लोगों की भर्ती कम करी जाएगी, 1 लाख लोगों को कम कर दिया जाएगा। यानी कि उत्तराखंड के ऊपर कितना बड़ा आघात होगा। आपको जो नौकरियां मिलती हैं, जो आप इतनी मेहनत करते हैं, कहीं ना कहीं उस पर भी तो आघात होगा। आपकी नौकरियां खाने वाली सरकार है। वही वाले मोदी जी की बात करना चाहती हूँ, जिस मोदी जी के नाम पे आपने वोट दिया। कल आपने देखा उन्हें बच्चों को बता रहे थे कि जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, मुश्किल क्वेश्चन, पहले उन्हें अटेम्प्ट करो। भाई ये काम टीचरों के पास रहने दो ना। जब आपने, अब समझ में मुझे एक चीज तो आ गई कि इन्होंने MA इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस कैसे किया होगा। और इन्हीं की एक नेता है स्मृति ईरानी, जिनको ये नहीं पता होता कि वो BA कर रही है कि BCom कर रही है कि कौन सी चीज कर रही है। अब आप समझ गए क्यों? क्योंकि इन्हें पता ही नहीं कि पढ़ाई लिखाई का महत्व क्या होता है। और उत्तराखंड वासी ये कैसे भूल गए कि हम पढ़े लिखे लोग इन लोगों के पीछे चल रहे हैं जो केवल हमारे को गलत बातें बता रहे हैं, हमें भ्रमित कर रहे हैं, हमारे प्रोग्रेस के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ये देखिए, मैं आपको जिस विषय में आज बताना चाह रही हूं वो पढ़ के आपको सुनाऊंगी, और इस चीज को अच्छी तरह से आप समझ लीजिएगा कि किस प्रकार से आपको बेवकूफ बनाया गया है। और बेवकूफ किस बात को लेकर बनाया गया है, इस बात को भी समझिए। आपको कहा जाता है कुछ और करा जाता है कुछ और। ये इनका शिक्षा विभाग की उपलब्धियों का एक पेपर है, साल विश्वास का संकल्प विकास का। ये डॉक्टर अरविंद पांडे जो यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनका है। जब इन्होंने स्कूल वालों को बहुत प्रताड़ित किया था कि NCERT की किताबें हर विद्यालय में लगेंगी, बाकी कोई किताबें नहीं लगेंगी। पता नहीं क्या चाहिए था। और डॉक्टर अरविंद पांडे हैं या केवल अरविंद पांडे, इनको ये अवश्य बताना चाहती हूँ अरविंद पांडे जी कि जो आप कर रहे थे ना वो पूरा प्रदेश जानता है। मतलब कि जो ये एक तरह की उगाही तो हुई कि आप लोगों को डराओ धमकाओ, उनसे वो करवाओ जो आप चाहते हो। ये उगाही है कि आप धमका के करवाते हो। और इन्होंने देखिए क्या कहा था, प्रदेश में NCERT की पुस्तकें सभी विद्यालयों में अनिवार्य है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों से ये खारिज हो गया। विद्यालयों में उच्च गुणवत्ता युक्त मध्याह्न भोजन हेतु अक्षय पात्र योजना, इसकी स्थिति आप मुझसे बेहतर जानते हैं। CSR से सभी विद्यालयों में भौतिक संसाधनों की उपलब्धता, सामुदायिक शिक्षा सहायता कोष, दुर्गम विद्यालयों में शिक्षक उपलब्ध कराने हेतु अतिथि शिक्षक व्यवस्था, यानी कि हम जो दुर्गम इलाके हैं, पहाड़ के इलाके हैं, वहां पे हम गेस्ट टीचर्स को अपॉइंट करेंगे। फिर इन गेस्ट टीचर्स को हम
परमानेंट भी कर देंगे या नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्थानांतरण की पारदर्शी व्यवस्था हेतु प्रदेश में ट्रांसफर एक्ट बनाया गया, ये बातें इन्होंने लिखी है। और अगर मैं इनकी सारी बातों को देखूं तो जो जो बातें इन्होंने कही उनमें से एक भी बात ऐसी नहीं है जो इन्होंने किया हो। देखिए, शिक्षा नीति की समीक्षा कर पाठ्यक्रम इस तरह से तैयार किया जाएगा कि वो विद्यार्थियों को वर्तमान चुनौतियों को समझने और तीव्र गति से बदल रहे वैश्विक परिदृश्य के अनुरूप ढलने में सक्षम बना सके। लेकिन और इन्होंने ये भी कहा था कि ये लैपटॉप देंगे, स्मार्टफोन देंगे, छात्राओं को स्नातकोत्तर पीजी तक की निशुल्क शिक्षा देंगे, मुफ्त वाईफाई करेंगे उपलब्ध और तमाम तरह की इन्होंने बातें कही थी। और साथ में इन्होंने कहा था कि शिक्षक व शिक्षणेतर कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए तत्काल कदम उठाए जाएंगे। मगर इन्होंने जो गेस्ट यानी कि अतिथि शिक्षक है उनके साथ जो करा है, उनके साथ जो नाइंसाफी करी है, उसकी वजह से आज हमारे शिक्षक इनके विरुद्ध खड़े हैं। मैं आपको पढ़कर सुनाती हूं जो मेरे पास ये 6/3/2021 का, जी हां 6/3/2021 का गोविंद सिंह कुंजवाल जो विधायक है जागेश्वर के, उनका एक पत्र है जो उन्होंने सचिव विधानसभा को लिखा है, जिसमें उन्होंने अतिथि शिक्षकों हेतु कोई नीति नियमावली न बनाए जाने के संबंध में लिखा है और उसमें पूरी बातें लिखी हैं। यानी कि सरकार जो है नहीं चाहती कि आपको रोजगार मिले, ये रोजगार स्वरोजगार की बातें करती है, परंतु क्या आपको ये रोजगार देना चाहती है? गेस्ट शिक्षक कल कार्य बहिष्कार करेंगे और मैं उनका समर्थन करती हूं। इसलिए समर्थन करती हूं कि उन्हें भी अपने घर परिवार चलाने हैं और कब तक वो गेस्ट शिक्षक बनकर रहेंगे। रोजगार की जरूरत है और ये समय ऐसा है जब बच्चों को शिक्षकों की जरूरत है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, कोरोना विस्फोट हो रहा है। आप जानते हैं कि आज आपको बता दूं कि हरिद्वार में देहरादून से ज्यादा केसेस आए हैं। तो आप सबसे भी यही निवेदन करती हूं कि हम सब अपने गेस्ट शिक्षकों का साथ दें और उनको देखिए उनकी जो एक चिट्ठी आई है, एक विज्ञप्ति आई है, उसको पढ़ के बता रही हूं। 9 अप्रैल को माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ उत्तराखंड के सभी 95 विकासखंड और 13 जनपदों में 2015 के छूटे हुए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति 2015 के, अब आप देखिए उम्र बढ़ती है, उसके बाद आपको नई नौकरी तो नहीं मिलेगी, उनकी परमानेंट नियुक्ति होनी चाहिए या नहीं। तो 2015 के छूटे हुए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति और सुरक्षित भविष्य के साथ समायोजन मानदेय वृद्धि के संबंध में कार्य बहिष्कार है। आप सभी साथी सहयोग करेंगे। मातृशक्ति से भी निवेदन है, सभी ब्लॉक अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, प्रदेश समिति कार्य बहिष्कार को सफल बनाने में कार्यकारिणी का साथ दे, मनोबल बढ़ाएं और कार्य बहिष्कार में कोई भी साथी 9 अप्रैल को स्कूल न जाए। ये प्रदेश अध्यक्ष माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ उत्तराखंड, जिनका नाम राजेश धामी बताया जा रहा है, उन्होंने ये प्रेस विज्ञप्ति जारी करी है। उनका मैं आपको सुनाना भी चाहूंगी, वो आपको एक अलग वीडियो में सुनाऊंगी कि क्या उन्होंने कहा है। लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहती हूं कि जब आपको इन्होंने वादा किया और उस वादे को पूरा नहीं किया, तो क्या अब की बार यही सरकार सिर्फ इसलिए क्योंकि ये नाम लेते हैं मोदी का, और मोदी आपके लिए वो सिंबल है जो आपको विभाजित करता है, जो आपको सपने दिखाता है। याद रखिए कि हमारे 51 मंदिरों का अधिग्रहण वही मोदी है जिन्होंने करवाया है, वही मोदी है जो आज रैली रैली में घूम रहे हैं और आप को कहते हैं मास्क लगाए और 2 मीटर का डिस्टेंस बनाए, है ना। तो आप तो डिस्टेंस बनाए और वो लोगों को इकट्ठा करे। मतलब अजब गजब की बात है, कितने डबल स्टैंडर्ड्स है, क्या दोहरा चरित्र, दोहरा मापदंड है इनका। इनसे सावधान रहिए, इनका बहिष्कार करिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपने गांव में, अपने ब्लॉक में आने मत दीजिए जब तक ये अपने किए हुए वादों को पूरा ना करे। उधर देखिए उपनल कर्मी, उनको बुला बुला कर बेवकूफ बनाया जा रहा है, किस प्रकार से उनके साथ
किया जा रहा है, वो बैठे हुए हैं आंदोलन पे और हमारी सरकार के शिकन भी नहीं, मतलब उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। मतलब आप भूखे प्यासे बैठे हैं, आपके परिवारों से दूर है, आप 13 जिलों से आकर देहरादून यानी कि राजधानी में बैठे, आपको एक तरफ पटक के रख दिया उपनल कर्मी बहनों को, भाइयों को, और आप जानते हैं वहां पर भी वे आमरण अनशन कर रहे हैं, आमरण अनशन कर रही मेरी जो बहनें हैं, मेरे जो भाई हैं। मैं उनसे भी ये कहना चाहती हूँ कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल करिए। और मैं हमेशा से ये मानती हूँ कि ये जो पूरा सिस्टम होता है भूख हड़ताल का, आमरण अनशन का, ये मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब तक है उनके ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। मतलब इसी को तो कहते होंगे सुअर का बाल, आंख में सुअर का बाल पड़ जाना। इन्हें फर्क नहीं पड़ता, इन्हें चाहिए तो केवल कुर्सी। जानते हैं ये जिस तरह की बातें बताते हैं, आप लोग उन बातों में उलझ के रह जाते हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस सरकार के विरुद्ध अगर आप आंदोलनरत हैं तो अपनी सेहत का ध्यान रखें। और अपने उपनल बहनों और भाइयों को ये अवश्य कहना चाहती हूं कि आप लोग हड़ताल पे हैं, आप लोग आंदोलनरत है, मगर अगर सरकार सुन नहीं रही है तो आप अपने भूख हड़ताल, आमरण अनशन को अगर स्थगित कर भी दें और अपने आंदोलन को जारी रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी सेहत होगी तभी तो आप इस लड़ाई को लड़ेंगे। ये जानते हैं कि आप कमजोर हैं, ये जानते हैं कि आप गरीब हैं, ये जानते हैं कि आपको पैसों की जरूरत इसलिए और भी ज्यादा है इस वक्त क्योंकि आप अपने परिवारों से दूर है, उनको भी भेजना होता है, आपको भी जरूरत है। ये जानते हैं कि आप टूट जाएंगे। मैंने इन्हें देखा है, मैंने देखा है कि 108 के 717 कर्मियों के परिवारों के साथ क्या हुआ है। मैंने देखा है कि इन्होंने 717 कर्मी जो थे 108 के, उनके साथ क्या व्यवहार किया, किस प्रकार से उनको जेल के कंपाउंड तक भेजा गया, बिना कागज पत्री करे हुए, बिना डॉक्यूमेंटेशन करे हुए। मैंने देखा है कि किस प्रकार से एक भी पत्रकार वहां नहीं गया था। मैंने देखा है कि किस प्रकार मच्छरों, बिच्छू, सांप के बीच में मेरी बहनें और मेरे भाई बैठे हुए थे। मैंने वो सब देखा, इसलिए मैं इस सरकार पे भरोसा नहीं करती, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि आप अपने जीवन को खतरे में डालें। आंदोलन करें, मैं आपके साथ हूं और प्रदेश आपके साथ है और हिम्मत हमें बनाए रखनी होगी। लेकिन ये सरकार यदि सुनती नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई रास्ता नहीं, रास्ते हैं, मायूस ना हो। मैं बहुत सारे मैसेजेस ऐसे देख रही हूं जो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब मैं उनको पढ़ती हूं। उनके विषय में मैं आपसे फिर बात करूंगी। अभी मुझे ऐसा लगा कि पहले मैं अपने आप को तो संभाल लूं और सोचा कि एक बार आपसे लाइव करके बात करूं, देखती हूं कि मैं कितने हद तक बात कर सकती हूं। मैं आसानी से टूटने वाले लोगों में से हूं नहीं, मैं बहुत सशक्त हूं, लेकिन फिर भी मेरे जैसा व्यक्ति जो है अंदर तक हिल गया उन मैसेजेस को पढ़कर कि किस प्रकार से नौकरियां चली गई, किस प्रकार से किसके घर पे कितना कर्जा हो गया, किसके घर पे माताजी की मृत्यु हो गई क्योंकि वो इलाज नहीं करा पाया। और बहुत दुखदाई मैसेजेस आपके होते हैं। मैं इसीलिए आपसे निवेदन कर रही हूं कि अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ मत करिए। सरकार को फर्क पड़े ना पड़े, आपके परिवार को आपकी जरूरत है। आंदोलन हम करेंगे, इस सरकार को हम हराएंगे। और इस वक्त हमारे को ये भी प्रूव करना है कि हम हिम्मत के साथ इनके साथ लड़ सकते हैं, क्योंकि ये तानाशाही सरकार है। जो मुझे खबर है वो ये है कि उपनल कर्मी शायद आज मुख्य सचिव के पास गए थे, शायद आपकी मीटिंग भी हुई, पर मैंने यही सुना है कि आपको ये भी कहा गया है कि कुछ नहीं होने वाला, आप लोग कुछ भी आंदोलन कर लीजिए मगर उसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। तो ये मुझे बहुत शॉकिंग लगा कि उन्होंने ऐसा आप लोगों को कहा। जैसा कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, किसी ने मुझे लिखकर भेजा है, 2-3 मैसेजेस इसी प्रकार के आए हैं जी। लिखा है कि 2 लोग कमेटी की मीटिंग के लिए गए थे, उन लोगों को मुख्य सचिव ने बोला, उत्तराखंड के मुख्य सचिव जिनका नाम ओम प्रकाश है, यही है ना उनका नाम, उन्होंने कहा ना आपको, उन्होंने आपको कहा कि आप लोग बैठे रहो, कुछ नहीं होने वाला। ये मुझे मैसेज आया। अब यदि उन्होंने ऐसा कहा है तो
भाई ये बात आप लोग जानते होंगे। अगर ऐसा नहीं कहा है तो उम्मीद कर रही हूं कि ओम प्रकाश जी इस बात की सफाई देंगे कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा और ऐसा नहीं होगा। लोगों की चिंता उनको भी है और सरकार को, वे केवल अधिकारी है। मैं मुख्य सचिव जी को एक बात अवश्य कहना चाहती हूँ, आप केवल अधिकारी है। आपके ऊपर जो पॉलिटिकल क्लास होती है वो आपके ऊपर चेक और बैलेंस बनाने के लिए होती है, लेकिन आप अपने दायरे से बाहर मत जाइए। आप ये मत कहिए ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये सरकार लोकतंत्र की है। मुख्य सचिव जी को कह रही हूं मैं, ओम प्रकाश जी, ये लोकतंत्र है, आप लोकतंत्र में एक अधिकारी हैं। अपनी जो सीमा है उससे आगे बढ़कर अगर आप ये कह रहे हैं तो लोगों के अंदर विरोधाभास आएगा और लोगों को आवश्यक है कि वो हर विषय पे अगर एक बात किसी ने कही है तो उसका बतंगड़ ना बनाए, हर चीज को बैलेंस तरीके से देखें। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुख्य सचिव जी ने ये कहा होगा कि आप लोग बैठे रहो, कुछ नहीं होने वाला, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। निश्चित तौर पर मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो ये बताइए मुख्य सचिव जी कि किस प्रकार से लोगों को निकाला जा रहा है। जो एक अभी आदेश आया था कुछ दिन पहले, वो भी मैंने पढ़कर आप लोगों को सुनाया था, आपको याद होगा। कैसे करके आप निकाल रहे हैं लोगों को, इस विषय पे पहले भी बोल चुकी हूँ, आपको अधिकार नहीं है निकालने का। तो ये कह रहे हैं कि ना वेतन बढ़ेगा ना कोई नियमावली बढ़ेगी, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। चाहे आप 50 दिनों तक हड़ताल करो, कुछ नहीं होने वाला। ये मैसेज किसी ने भेजा है। मैं चाहती हूँ कि मुख्य सचिव इस पे क्लैरिफिकेशन दे और ये कहे कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा। लोगों की बातें सुनने के लिए बैठी है सरकार और मुख्यमंत्री और कैबिनेट का काम होता है ये। मुख्य सचिव केवल डिप्लॉय किए जाते हैं मुख्यमंत्री या उनकी कैबिनेट के किसी एक मिनिस्टर के द्वारा। ये उनका अधिकार नहीं होता कि आप एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दे और कुछ भी कह दे, अधिकार नहीं होता। और ये सही भी नहीं है, ये एथिकल भी नहीं है। आप तो मुझे ये बताइए मुख्य सचिव जी, आप अपनी सफाई एक और देना जरूर समझ लीजिएगा, जरूरी है। और वो ये है कि जब पिछला लॉकडाउन, पहला लॉकडाउन हुआ था, उस समय अमन मणि त्रिपाठी और के जो बेटे थे वो किस प्रकार से उत्तराखंड में आए थे। अमर मणि त्रिपाठी के बेटे अमन मणि या अमन मणि त्रिपाठी के बेटे अमर मणि, जो भी उनका नाम था, त्रिपाठी जो है वो किस प्रकार से उत्तराखंड में आए थे और आपकी वजह से, आपकी सिफारिश पे वो पूरे उत्तराखंड में घूम रहे थे जब तक उनको पकड़ नहीं लिया था। तो इसकी सफाई भी आपको देने की जरूरत है। मैं फिर कह रही हूं कि अपने अधिकार क्षेत्र की सीमा को पहचानना हर अधिकारी का कर्तव्य है और अधिकारी बेलगाम है जो उत्तराखंड में, वे इस बात को समझ ले कि आप अपनी सीमा तक रहें, उस बात को कहें जो सही है। आपके पास अधिकार जरूर होंगे बहुत सारे और आपकी परमानेंट जॉब भी होगी जरूर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो गरीब लोग हैं, जो बैठे हुए हैं, क्योंकि ये बात भी साफ है कि आईएएस ऑफिसर्स तो चाहते हैं कि उपनल कर्मी जो है उनके घर के बर्तन साफ कर दे, उनके घर में आके उनकी पत्नियों के लिए काम कर दे। यही है ना कारण, ये उपनल कर्मी ये बार बार आप लोगों के लिए कह रहे हैं। इसलिए आईएएस ऑफिसर्स की छवि कोई बहुत अच्छी नहीं कर रहे हैं जब उपनल कर्मी बताते हैं कि क्यों वो इस तरह का एटीट्यूड रखते हैं आईएएस ऑफिसर्स। खैर, ये इशू नहीं है मेरे लिए, इशू ये है कि जो लोग बैठे हुए हैं उनकी बात को सुना जाए और सरकार उनकी बात को सुने। और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी, आप मुख्यमंत्री बने हैं, आपने बहुत तरह के बयान दिए हैं, उन बयानों को एक अलग जगह पर रखकर अब उम्मीद कर रही हूं कि काम करेंगे, उपनल कर्मियों की बात सुनेंगे, उनसे वार्ता करेंगे और हल निकालेंगे। एक तरफ गणेश जोशी जी कहते हैं कि हल निकालेंगे, कमेटी बनाएंगे, दूसरी तरफ उपनल कर्मियों का आरोप है मुख्य सचिव पर कि मुख्य सचिव कह रहे हैं कुछ नहीं होने वाला, मामला सुप्रीम कोर्ट में, जो करना है कर लो। ये राज्य, ओम प्रकाश जी, ये राज्य उत्तराखंडियों का है। आप कहां से आए हैं मुझे नहीं पता, शायद उत्तर प्रदेश से आए होंगे, बिहार से आए होंगे, जहां से भी आए होंगे, आप अधिकारी हैं। लेकिन हमारे उत्तराखंड में आप अगर नियम कायदों का पालन नहीं करेंगे तो आपका भी विरोध होगा और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर पॉलिटिकल क्लास कमजोर है तो जनता को कमजोर ना समझ लीजिए। जनता जनार्दन होती है, जनता सरकार चुनती है और ये सरकार जब जाएगी तब आप किसको जवाब देंगे। आप ये सोचते होंगे कि अगली सरकार जो आएगी उनमें भी हम ऐसे ही घुमाएंगे लोगों को, लेकिन जनता जागरूक है, ऐसा होने वाला नहीं है। इसलिए साथियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और
हमारे जो उपनल कर्मी बहनें और भाई हैं उनका साथ दीजिए, और जो शिक्षक गेस्ट टीचर्स हैं जो कल कार्य बहिष्कार कर रहे हैं उनका समर्थन कीजिए। उनकी बात को गांव गांव तक, ब्लॉक ब्लॉक तक, हर जगह तक, गली कूचे हर जगह तक पहुंचाइए। पेज पर रोक लगा हुआ है, पर मैं जानती हूं कि यदि आप चाहेंगे तो ये आवाज हर जगह तक पहुंचेगी और इन आकाओं तक भी पहुंचेगी जिन आकाओं ने कंट्रोल किया हुआ है सोशल मीडिया को और रोकती है हमारी आवाज को। आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचती तो नोटिफिकेशन को ऑन करने के लिए आप अवश्य क्लिक करिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। कल फिर इस विषय पे बात करूंगी। आज और वीडियो भी डालूंगी। छोटे वीडियो इसीलिए बनाती हूं ताकि आप उसे डाउनलोड कर सके और चाहे व्हाट्सएप पे या कैसे भी करके आप उसे अधिक से अधिक शेयर करिए। दोबारा मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद।